हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने 4 क्लासें करा दी हैं और ये हमारी आज इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 5वीं क्लास है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके 4 भाग देख सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन चारों भागों का लिंक भी दिया हुआ है। तो पहले उन 4 भागों को देखें, क्योंकि पहले वे समझ में आएंगे तभी आपकी समझ में 5वां पार्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले चौथे भाग में यानी कि 4th पार्ट में हमने आपको समझाया था रेखा के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रेखा पे डिपेंड है इस। तो अब इसमें हमने 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना भी सिखा दिया, 2 रेखाओं के बीच की प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना बता दिया आपको। तो अब देखिए, एक अगले पॉइंट आता है, 2 समांतर रेखाएं, 2 समांतर रेखाएं। देखिए, यदि 2 रेखाएं समांतर होंगी तो उन दोनों की प्रवणताएं समान होती हैं। क्या मतलब कि अगर 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं m1 बराबर m2। एक रेखा की प्रवणता m1 कहलाती है और दूसरी रेखा की प्रवणता क्या कहलाती है, हमारी m2 कहलाती है। और प्रवणता निकालना हमने आपको 4th पार्ट में समझा दिया था। तो ये कंडीशन है, अगर 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं हमारी समान होंगी। एक दूसरा पॉइंट है, 2 रेखाएं लंबवत 2 रेखाएं लंबवत होंगी। कब होंगी? यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। यदि दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है तो समझ लीजिए कि वे दोनों रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अगर प्रवणताएं बराबर आएंगी तो 2 रेखाएं समांतर होती हैं। अब इन दोनों पॉइंट पर प्रश्न कैसे बनते हैं ये देखिए। प्रश्न कैसे बनेगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि 2 रेखाओं के समीकरण 3x + 4y = 18, 3x + 4y = 25 हैं। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि ये समांतर हैं। सिद्ध करो कि ये समांतर हैं। इस तरीके से प्रश्न दे देगा। तो अब इन दोनों रेखा की आप प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो पहली रेखा की प्रवणता, किसी भी रेखा की प्रवणता निकालने का फार्मूला बताया था हमने। देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रेखा की प्रवणता, फर्स्ट रेखा की प्रवणता यानी कि जो हमारी पहली रेखा है इसकी प्रवणता। प्रवणता बराबर क्या होता है फार्मूला, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। किसी भी रेखा की प्रवणता निकालने का ये फार्मूला होता है। तो -x का गुणांक क्या है पहले वाले में, 3, और y का गुणांक क्या है, 4। तो पहली रेखा की प्रवणता भी यही आएगी। सेकंड रेखा की प्रवणता, दूसरी रेखा की प्रवणता निकाल दो, उसकी प्रवणता भी देखो यही आएगी। माइनस दूसरी रेखा में देखो आप x का गुणांक और y का गुणांक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 है, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इस तरीके से ये प्रश्न बनता है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। उसके बाद इसी प्रकार ऐसे ही सवाल आ जाएगा लंब रेखा के लिए। 2 रेखाओं के समीकरण दे देगा और उसमें बताना होगा कि सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप एक जगह एक को समझा दिया तो दूसरा भी आप अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद
इस पर एक प्रश्न और बनता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, रेखा 4x + 3y = 7 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,7 से होकर जाती है। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए, जो रेखा यानी कि जिस रेखा का हमें समीकरण निकालना है तो वो रेखा इस रेखा पर लंब है, और इस रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है ये भी हमने पिछले भाग में बताया था। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दी गई रेखा, ये हमारी रेखा दी हुई है 4x + 3y = 7। दी गई रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता निकाल दीजिए। तो प्रवणता कैसे निकलती है, m = -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब इस पर लंब रेखा की प्रवणता, इस पर लंब रेखा की प्रवणता, इस पर लंब रेखा की प्रवणता उसे हम कैपिटल M कहते हैं। बताया था कि अगर किसी भी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो हम जो इस रेखा की प्रवणता आई है उसकी उल्टी कर दो, यानी कि नीचे का ऊपर बना दो, ऊपर का नीचे बना दो, और चिन्ह भी बदल दो। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो उसके लंब रेखा की प्रवणता हमारी ये आई। अब हमें क्या करना है, जिस रेखा की हमें समीकरण निकालनी थी उसकी प्रवणता ये है और बिंदु वो दिए हुए हैं, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं अपना, क्या अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करनी है, अभीष्ट का मतलब है जो हमें ज्ञात करनी है। तो समीकरण m का मान दिया है और बिंदु दिए हैं, तो क्या फार्मूला होता है, y - y1 = m, x - x1, y का मान, ये जो बिंदु है वो पहला x1 और दूसरा वाला y1, m का मान ये लगा दिया, x - x1 का मान 6 लगा दिया। अब इस 4 की इधर गुणा हो जाएगी, 4 × 7 = 28, 3x - 3 × 6 = 18 आ गया। 3x, इस 4y को इधर ले जाओ उठा के, -28 को भी इधर ले आए तो प्लस का 28 और ये माइनस का 18, बराबर में इधर क्या रहा हमारा, वो 0 आ गया। 28 में से 18 गए, कितने बचे, प्लस के 10 बराबर 0 अंश। इस तरीके से ये हमारी लंब रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया, जिस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता कि इस रेखा पर लंब रेखा का, लंब की जगह कह देता समांतर, कि इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु उतने से होकर जाती है। बिल्कुल सेम यही कहता, बस लंब की जगह क्या कर देता, समांतर। तो क्या करना होता हमें कि जो इस रेखा की प्रवणता आई है m, तो हम समांतर रेखा की प्रवणता भी क्या लिख देते, वही लिख देते, यानी कि यहाँ लिखते इस पर इसके समांतर रेखा की प्रवणता बराबर वही लिख देते जो यहाँ आएगी, और यही m का मान लिया जाना है हमारा। ठीक, बाकी नीचे को सेम ऐसे ही होना था। तो ये ध्यान देना था कि लंब की बात हो रही है या समांतर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु दिए होंगे हमारे, सपोज कीजिए कि x1 y1 व x2 y2, ये दो बिंदु दिए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। कुछ किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर चाहे आप x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर तो प्लस का भी वर्क करोगे तो भी वही आना है, या माइनस का करोगे तो भी वही आना है। ठीक, तो चलिए अब इस पर सवाल देखते हैं, कोई प्रश्न कैसे दिया होगा। 2,3 व 4,5 के बीच की
दूरी बताइए। अब हम बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना यही फार्मूले में वैल्यू लगा देंगे। पहले फार्मूला लिख दो, डी, दूरी को डी लिख दिया हमने, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू लगा दो। x1 का मान है ये 2 माइनस 4 ये x2, देखो पहला वाला x1 y1, ये वाला x2 और ये वाला हमारा y2, ठीक, प्लस y1 माइनस y2, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का मतलब क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस 2 का वर्ग करो तो प्लस का ही 4 आना है, प्लस यहाँ भी माइनस 2 बचेगा, उसका भी वर्ग करो तो 4 ही आएगा। 4 और 4 कितना हो गया, 8। 8 को लिख देते हैं 2 रूट 2। तो आप जानते हैं कैसे आया होगा 2 रूट 2, इसको हम बोलते हैं इकाई में। तो दोस्तों इस प्रकार हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना फार्मूला याद रखना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहला वाला बिंदु x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु x2 y2। इस फार्मूले में वैल्यू रखो और इसका हमने क्या किया, सॉल्यूशन करके आपके बीच की दूरी आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसी रेखा को दो भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। यानी कि इसमें एक रेखा दी होगी, तो ये रेखा दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। यानी कि इसको हमने x1 y1 कहा, तो इसको हमने x2 और y2 कहा। तो ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है जिसका नाम हमने AB रखा। अब इस रेखा को एक बिंदु ने, इस बिंदु ने इसके दो भाग कर दिए, तो इन दोनों भागों का कुछ अनुपात दिया होगा। मान लीजिए ये कहा कि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर दिया बिंदु C ने। बिंदु C AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के दो रूल हैं। नंबर फर्स्ट, एक कहलाता है हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में क्या होता है फार्मूला, अंतः विभाजन का सूत्र क्या है, देखिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यानी कि अंतः विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस आता है। बाह्य विभाजन, अगर बाह्य विभाजन कहेगा तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं जब भी विभाजन का कोई प्रश्न आएगा। तो एक अंतः विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में माइनस होता है। ये दोनों फार्मूले विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए होते हैं। तीसरी बात इसमें यह आती है कि ये जो विभाजन बिंदु है, अगर ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु हो जाए, बिल्कुल बीच का, तो कैसे निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। यानी कि मध्य बिंदु, अगर दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है तो उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये फार्मूला होता है किसी भी दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब इन तीन फार्मूले से आप चाहे तो एक एक सवाल भी करके ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। देखिए दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन लिया हमने कि बिंदुओं 3,4 व 5,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में, अंतः अनुपात में विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो बस ये जो अनुपात दिया होगा, ये हमारा m का मान हो गया, ये हमारा n का मान हुआ। जो पहला वाला मान वो x1 y1, ये जो दूसरा वाला मान होता है ये x2 और y2 होता है। फार्मूला हम जानते हैं विभाजन बिंदु, और इसमें क्या कहा है, अंतः विभाजन बोला है। तो अंतः विभाजन बिंदु फार्मूला लगाएंगे पहले m x2 प्लस n x1
अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये अंतः विभाजन का फार्मूला लगाया। इसके बाद इसमें डायरेक्ट अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू कितनी है 3 गुणा x2 की वैल्यू कितनी है 5, बस वैल्यू ध्यान से लगानी है। n की वैल्यू कितनी है 2 गुणा x1 की वैल्यू ये है 3 अपॉन m प्लस n, यानी कि 3 और 2 5। m का मान 3, y2 का मान 6 प्लस n का मान 2 और y1 का मान 4। नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 पंजे 15 और 2 तिया 6, 15 और 6 21/5, 3 6 18, 2 चौक 8, 18 और 8 26/5। ये हमारा क्या कहलाएगा, विभाजन बिंदु कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का विभाजन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने अंतः विभाजन बिंदु निकाला था। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि बाह्य विभाजन करता है तो बस जहां प्लस है वहां पर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, और इन्हीं दोनों बिंदुओं का अगर मध्य बिंदु कहा जाता तो x1 प्लस x2/2, यानी कि पहला प्लस पहला जोड़ के बटे 2, बाद वाला और बाद वाला यानी कि y1 प्लस y2/2। इस प्रकार हम दोनों का मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 कि रेखा के समीकरण के कुल 4 रूप होते हैं। यानी कि हमारी जो रेखा का समीकरण होता है हम उसे 4 रूपों में व्यक्त करते हैं। कौन कौन से रूपों में व्यक्त करते हैं? नंबर 1 कहलाता है व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब सिंपल लिखा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस टाइप में अगर जो समीकरण लिखी होगी वो हमारी व्यापक रूप कहलाती है। ABC का मतलब क्या है? इसमें ABC का मतलब है कुछ भी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है। दूसरा रूप कहलाता है प्रवणता रूप। प्रवणता रूप में y बराबर mx प्लस c। तो mx प्लस c में m क्या है? हमारी प्रवणता, और c क्या है? c को कहते हैं हम y अक्ष पर कटा अंतःखंड। y अक्ष पर कटा अंतःखंड ये क्या कहलाता है? हमारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड कहलाता है c इस वाली समीकरण में, और m क्या है? हमारी प्रवणता। तो इसीलिए इसे कहा गया है प्रवणता रूप। तीसरा आता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड ये x/a प्लस y/b बराबर 1। a और b इसमें क्या है? a को कहते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये लिख लेना आप अपनी लाइन में। जब आप इसको कॉपी पर नोट करोगे तो आप ये लाइन लिख लेना कि a क्या कहलाता है इस फार्मूले में? a को बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड, और b को कहते हैं y अक्ष पर कटा अंतःखंड। उस देखो यहाँ भी ये CO है, ये भी y अक्ष पर कटा अंतःखंड है, लेकिन ये इस कंडीशन में आएगा। और अगर इस कंडीशन में सवाल वो दी हुई है समीकरण तो हम इसमें a को कहेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b को कहेंगे y अक्ष पर कटा अंतःखंड। और नीचे है हमारा लंब रूप। लंब रूप का समीकरण क्या होता है? लंब रूप में x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अब इसमें ये अल्फा क्या है? देखिए ये हमारे अक्ष होते हैं और ये एक लाइन है, जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो इस रेखा पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस रेखा पर, ये AB रेखा है, इस रेखा पर जो लंब डाला गया है उसका x अक्ष से कोण, उसको हम कहते हैं अल्फा। और जो ये लंब डाला गया है यहाँ से O से इस बिंदु तक M, इसकी जो लंबाई होती है इसको कहा गया है P, छोटा वाला P होता है। तो इस OM यानी कि इस लंब को, तो इसमें आप लिखोगे कि अल्फा क्या है? अल्फा है रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का x अक्ष से कोण, और P क्या है? इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई या लंब की माप, इसको कहते हैं हम P। तो ये 4 रूप हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना गाइस, ये जरूर आते हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है।
इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए व्यापक रूप से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। व्यापक रूप का तो मतलब इसलिए दिया है कि इस रूप में तो समीकरण आपको लिखी हुई मिलेगी। प्रश्न कैसे बनेगा इस पर देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 3x + 4y = 6। ये एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ठीक। चाहे ये ऐसे दे देगा कि माइनस का या प्लस का 6 = 0। तो ये व्यापक रूप में समीकरण दिया हुआ है, देखो इसे कहा जाता है व्यापक रूप। तो इस रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ होगा। अब आपसे कहा जाएगा कि इस रेखा को प्रवणता रूप में चेंज करो, यानी कि तीनों रूपों में चेंज करने के लिए कहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक समीकरण दे दी, अब इसको बोल देगा सवाल में कि इसको प्रवणता रूप में बदलो। तो प्रवणता रूप में बदलने के लिए क्या होता है, देखो प्रवणता रूप का मतलब y बराबर बनाओ इसको, यानी कि अब इसको बनाओ प्रवणता रूप में। तो अब हम इसे बना रहे हैं प्रवणता रूप में। तो प्रवणता रूप में बनाने के लिए बस y का मान निकाल दो, यानी कि इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि 4y बराबर इस x को उठा के इधर पहुंचा दिया, 6 को इधर पहुंचा दो। अब y के साथ भी अगर कोई नंबर है तो वो बटे में डाल दो इधर, और ये जो बटे में जाएगा ये दोनों के बटे में जाएगा, इधर 6 के बटे में भी। 2 से कट सकता है तो काट दिया हमने। ये आ गया -3/4x और -3/2। इस रेखा को हम कहेंगे प्रवणता रूप। इस रेखा को, यानी कि इस रेखा का और इस रेखा का मतलब एक ही होता है, बस ये हमारा व्यापक रूप है और ये हमारा क्या है, प्रवणता रूप है। अगर आप देखो तो इस रेखा की अगर हम इस रेखा से तुलना करें, यानी कि प्रवणता रूप से तुलना करें, तो y बराबर क्या होता है mx + c। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि m का मान क्या है -3/4, यानी कि इस रेखा की प्रवणता क्या है -3/4। अगर तुमसे कहा जाए कि इस रेखा की प्रवणता निकालो डायरेक्ट, तो कैसे निकालते, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी कि -3/4। तो देखो वही आई ना। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि बस इस रेखा को प्रवणता रूप में व्यक्त करो। तो इस रेखा को हमने प्रवणता रूप में व्यक्त कर दिया। ये है हमारा प्रवणता रूप में व्यक्त करना, यानी कि व्यापक रूप में दिया रहेगा, प्रवणता रूप में बोल दिया। अब कह देगा कि इसी रेखा को अंतःखंड रूप में व्यक्त करो। क्या कहेगा, अंतःखंड रूप में व्यक्त करो। तो अंतःखंड रूप में व्यक्त करने के लिए भी क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y - 24 = 0 को अंतःखंड रूप में व्यक्त करिए। आप इस बार क्या करना है, अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों अंतःखंड रूप में व्यक्त। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखिए 3x + 4y - 24 = में क्या है 0। तो वो अंतःखंड रूप हमारा होता कैसा है, x/a + y/b = 1। इस रूप का करना है हमें, इस रूप में चेंज करना, मतलब बराबर में हमें 1 बनाना है, और x के साथ और y के साथ कुछ गुणा में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो संख्या होती है इसे इधर पहुंचा दो। तो ये इधर -24 था, +24 आ गया। अब हमें बराबर में 1 बनाना है, तो बराबर में जो भी संख्या दी होगी उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 24 से भाग करने पर पूरी समीकरण को 24 से भाग कर दो। तो 3x/24 प्लस के 4y/24 बराबर 24/24। पूरा कैंसिल, 1 3 8 24, 4 6 24, x/8 प्लस y/6 बराबर 1। इसे कहते हैं अंतःखंड रूप में समीकरण। यहाँ से अभी 2 पॉइंट और पूछ लेगा आगे को कि इस रेखा को अंतःखंड रूप में व्यक्त करो और x अक्ष पर तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड बताओ। तो ये जो x के बटे में आया है इसे कहेंगे, इसे हम कहते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड। x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 8 मात्रक, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, y की जो अपोन में है वो y पे हो गया 6 मात्रक। इस तरीके से हम इसे बोलते हैं कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड ये आया और y अक्ष पर कटा अंतःखंड भी 6 आया हमारा। तो इस प्रकार हम किसी भी रेखा को अंतःखंड रूप में बना सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप, अब कहेगा लंब रूप में। अब हम लेते हैं लंब रूप में कैसे बदलेंगे।
देखिए अब 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, इसको लंब रूप में व्यक्त कीजिए। अब अगर हमें इस समीकरण को लंब रूप में व्यक्त करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लंब रूप में व्यक्त करना कुछ थोड़ा सा मोस्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो लंब रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम, लंब रूप हमारा कैसा होता है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये हमारा लंब रूप कहलाता, यानी कि इसमें भी हमें बराबर में ले जाना पड़ता है। x और y वाले तो यही रहेंगे, बाकी ये जो अचर पद होगा इसको उठा के इधर पहुंचाना है। तो हमने क्या किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस के 6, सबसे पहला काम हमारा ये होता। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान देनी है कि लंब रूप में हमारा जो इधर की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो p का मान होता है वो धनात्मक होता है। क्यों, हमने बताया था आपको कि लंब रूप में p क्या है, लंब रूप के समीकरण में जो पीछे चित्र बना के दिखाया था अभी, उसमें लिखा था कि जो हमारा p होता है वो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप होती है, और किसी भी लंब की जो माप होती है ना वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती। क्योंकि किसी भी लंब की माप यानी कि लंबाई, किसी भी रेखा की लंबाई तो हम धनात्मक ही कहेंगे। तो इस प्रकार इसे हमें धनात्मक बनाना है, तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से क्या करेंगे हम, इसमें पूरी समीकरण में गुणा कर दो, तो माइनस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये धनात्मक होता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ तक ऐसे लिख देते। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान देना कि अंडर रूट, ये जो पहली संख्या होगी यहाँ पे -2 है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे y का जो गुणांक है इसका स्क्वायर बराबर क्या आएगा, मतलब x का गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग लेते हैं और अंडर रूट लेते हैं। तो इसका वर्ग आएगा 2 का वर्ग 4 और इसका आ गया 9, यानी कि अंडर रूट 13, क्योंकि माइनस का वर्ग तो प्लस में आना है। तो 4 और 9 कितना हो गया, 13। तो जो भी ये वैल्यू आती है इससे हम भाग कर देते हैं, अंडर रूट 13 से हम क्या करते हैं, भाग कर देंगे, यानी कि भाग करने पर अब हम पूरे समीकरण को इससे हम भाग कर रहे हैं, किससे, अंडर रूट 13 से। तो माइनस के 2 बटे अंडर रूट 13x, और इसे यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस के 3 बटे अंडर रूट 13y बराबर 6 बटे अंडर रूट 13। इसको हम कहेंगे लंब रूप में रेखा का समीकरण। इस प्रकार से आता है लंब रूप में रेखा का समीकरण। इससे तुलना अगर हम इससे कर देंगे तो p का मान ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है, p का मान 6 बटे अंडर रूट 13, मतलब लंब रूप में रेखा का समीकरण, यानी कि इस रेखा पर डाले गए लंब की माप आ गई है। ठीक, और इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि इसमें लंब रूप में ये अल्फा का मान बताइए। तो अल्फा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस समीकरण की हम x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से तुलना कर दो। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारा ये देखिए कोस अल्फा का मान, जो x का गुणांक होगा वो कोस अल्फा का मान होता है, और जो y का गुणांक होता है वो हमारा साइन अल्फा का मान होता है, माइनस के 3 बटे अंडर रूट 13। तो ये साइन अल्फा आया, ये कोस अल्फा आया। उसके बाद हम निकाल देते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। तो इसके बटे में इसे रखेंगे, यानी कि साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। अब इनकी वैल्यू लगा दो, साइन अल्फा की वैल्यू ये रखी, कोस अल्फा की वैल्यू ये रखी, इसके बटे में कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो टेन अल्फा का मान कितना आया हमारा, 3/2। टेन अल्फा बराबर 3/2 आया है। तो इधर देखिए टेन अल्फा बराबर 3/2, हमें तो अल्फा पूछना है तो अल्फा को लिख देंगे टेन इनवर्स 3/2 आंसर। इस तरीके से हम इसमें अल्फा ज्ञात कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। हाई स्कूल में तो 100% आता है। तो ये हाई स्कूल से लेके 9th से लेके इंटर तक के सिलेबस में आती है। तो कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर फोकस करके ध्यान से नोट्स बनाना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन जैसे ये समीकरण दे दी, कोई भी एक समीकरण दे देगा और उसमें कह देगा कि इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, अगर हमें एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड निकालना है तो आप इसमें y बराबर 0 लगा दो। अगर एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड निकाल रहे हैं तो y का मान क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक, तो जब y का मान हम 0 लगा देंगे तो हमारा वो बिंदु आ जाएगा। रुको एक मिनट, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 3x + 4y = 12 द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समीकरण दी होगी और उसमें कहा होगा कि इसके द्वारा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड निकालो। तो इस सवाल को देखिए, मतलब इसका वही है कि पहले इस रेखा को अंतःखंड रूप में बदल दीजिए। अब अंतःखंड रूप में बदलना अभी आपको बताया था, कैसे बदलते हैं किसी रेखा को अंतःखंड रूप में? अंतःखंड रूप में बदलते हैं। देखिए, तो 3x + 4y = 12 दिया है, तो बराबर में जो भी हो उससे भाग कर दो। तो हमने क्या किया, 12 से भाग कर रहे हैं, तो 3x/12 4y/12 और 12/12। अब इसमें से ये कैंसिल, 4 × 12 3 × 12, तो x/4 y/3 बराबर में 1 आ गया। तो जो x के बटे में होता है इसे कहते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 मात्रक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 मात्रक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाता है कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड और y अक्ष पर कटा अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप ज्ञात कीजिए। अब किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इस समीकरण को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 12 को उठा के इधर ले आए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंपेयरिंग करा दो, जो x का जो गुणांक होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप निकालने का आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। क्या फार्मूला होता है वो? लंब की माप निकालने का फार्मूला है c/√a² + v²। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसी भी रेखा का मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप निकालना है और a b c के मान इस समीकरण से आ जाते हैं। तो c की जगह लगाएंगे -12 अंडर, एक चीज और ध्यान रखना, इस पे मोड लगा दिया जाता, क्योंकि c का मान देखो माइनस में है और लंब की माप यानी कि कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से इस पे क्या लगा दिया जाता है, मोड। a का मान लगाया हमने, b का मान लगाया कितना है 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -12/3 का वर्गमूल 4 का 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, माइनस को मोड क्या कर देता है प्लस, तो 12/5 मात्रक। ये क्या कहलाएगा, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आ जाएगी। हम इसे कह सकते हैं मूल बिंदु से रेखा की दूरी। इसे हम कह सकते हैं मूल बिंदु से रेखा की दूरी। मूल बिंदु से लंब की माप बोल दो या मूल बिंदु से रेखा की दूरी बोल दो, एक ही बात है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और बनता है थोड़ा सा डिस्टिंक्ट। देखिए इसमें यह रेखा है, इस रेखा की 2,3 से दूरी बताइए। मतलब कोई रेखा दी होगी और उस रेखा की किसी बिंदु से दूरी बतानी हो। अभी तो बताई थी हमने मूल बिंदु से दूरी, लेकिन अब इस बिंदु से दूरी बतानी है। तो किसी बिंदु से दूरी बताने का भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप ध्यान रखना। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, जो अभी पीछे क्वेश्चन में करा था कि 3x + 4y -12 = 0।
ए का मान कितना आया 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है -12। अब किसी बिंदु से यानी कि 2,3 से रेखा की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो रेखा की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। ये फार्मूला होता है। देखिए अगर आप कंपटीशन में हो तो इसको आप क्या करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस क्या करना होता है जो समीकरण दी है उसमें इस 12 को उठा के तो इधर को लिया, बराबर में 0 बना लिया। उसके बाद बस क्या है, इस समीकरण में √a² प्लस b² से भाग कर दो। देखो, और x और y की जगह वो बिंदु लगा दो। x और y की जगह क्या लगा दो, बिंदु लगा दो। यानी कि ये x की जगह लगा दो, ये y की जगह लगा दो इस समीकरण में। पहले इसको उठा के इधर लाएंगे, उसके बाद प्रत्येक को इससे भाग करनी है। तो एक ही तरीका होता है, कैसे भी कर लो, थोड़ा सा लाइन बचाने का तरीका होता है शॉर्ट करने का। तो अब a का मान क्या है हमारा 3 गुणा, देखो x1 का मान क्या है 2 प्लस v का मान क्या है 4 गुणा y1 का मान क्या है 3 और प्लस c का मान क्या है -12, तो -12 बटे √a² प्लस b²। 3 दूनी 6, 4 तिया 12। चलो 6 प्लस 12 -12 बटे में तो 5 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, ये कैंसिल, तो 6/5 मात्रक। ये हमारा क्या आया, इस रेखा की 2,3 से दूरी निकल के आ गई। इस प्रकार हम किसी भी रेखा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं किसी बिंदु से। अब देखेंगे दोस्तों, दो रेखाएं दे रखी है, एक रेखा का समीकरण ये है और एक रेखा का समीकरण ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी, अब के दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इस सवाल में अधिकांशतः दोनों रेखाएं समांतर ही दी होती है, समांतर ही दी होती है। अधिकांशतः समांतर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर जो भी मिलेंगे देखो समांतर है। पता कैसे चलता है कि x और y वाले जो टर्म है ना दोनों, वो समान होते हैं। यही हमारी समांतर रेखा की कंडीशन की पहचान है। तो अब इसमें आप ये देखोगे कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इस रेखा में ले लो या इसमें ले लो। a का मान तो 3 आएगा, b का मान 4 आएगा, इससे c1 निकालेंगे हम तो 14 आएगा और इधर वाले से c2 निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब ध्यान यहाँ पे ये देना है आपको कि जो हमारा c1 और c2 आया है, c1 और c2 आया है, अगर ये दोनों समान चिन्ह के हैं, ये दोनों समान चिन्ह के हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, क्या है बीच की दूरी, बराबर, फार्मूला आपको ध्यान देना है c1 माइनस c2, मोड लगा देना और अपोन में √a² प्लस b²। ये कब लिखा जाएगा, ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब c1, c2 समान चिन्ह के हों, समान चिन्ह के हों, तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब c1 और c2 का मान एक से चिन्ह के आए, चाहे वो प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए। अब आप यहाँ कहोगे कि ये मोड क्यों लगाया, ये मोड इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर c1 का मान माइनस में होता तो इस वजह से ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देता है। तो हमें ध्यान बस यही रखना है कि c1 और c2 के मान अगर एक से चिन्ह के हैं तो ये घटाया जाता है। ठीक, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं कि हो सकता है कि ये बड़ा हो c1 और ये c2 हो, इस वजह से यहाँ हम ये लहरदार निशान लगाते हैं, इसको कहते हैं अंतर। अंतर का मतलब है कि अगर ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो केवल उनका अंतर लेना है, यानी कि धनात्मक रखना है। ठीक, तो इसमें आंसर आ जाएगा 14 - 4 बटे √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक, 14 में से 4 गया 10/5, यानी कि 2 मात्रक। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर c1 c2 समान चिन्ह के न हो तो क्या होगा। देखिए, यदि
C1 व C2 समान चिन्ह के न हों। अगर समान चिन्ह के न हों तो बीच की दूरी क्या आएगी? बीच की दूरी का मतलब अगर अलग अलग चिन्ह के हैं, यानी कि समान चिन्ह के न हों मतलब विपरीत चिन्ह के हों, विपरीत चिन्ह के हों मतलब एक प्लस हो या एक माइनस हो। तो मतलब दोनों अलग अलग होंगे, एक प्लस और एक माइनस। अगर दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो तो ये लगेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हमारा अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है फार्मूला, C1 का मोड प्लस C2 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। कब लगेगा ये? जब दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे। अगर दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। इस प्रकार हम दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार रेखाओं से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप बन सकते थे, हमने आपको सारे बता दिए। भले ही कोई 1-8% अगर सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दे तो वो दूसरी बात है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिखना, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो रेखा से संबंधित बात तो हुई कंप्लीट। अब बनती है देखिए 3 बिंदुओं से, क्योंकि अभी तक बात चल रही थी 2 बिंदुओं से, 2 बिंदुओं से रेखा बनती है। अब बात आ जाती है 3 बिंदुओं से संबंधित। अब 3 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो 3 बिंदुओं को मिलाने से हमारा क्या बनता है? त्रिभुज बनता है, अगर तीनों बिंदु संरेख न हो। अब संरेख वाली बात क्या है? एक ही रेखा में अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो उसको कहते हैं संरेख। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में नहीं है यानी कि असंरेखीय हैं तो उसे कहते हैं हम असंरेख बिंदु। और 3 असंरेख बिंदुओं से ही हमारा क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। ठीक, तो चलिए इस पे समझते हैं कुछ टॉपिक। देखिए दोस्तों अब आती है 3 बिंदुओं की बात। तो 3 बिंदुओं को हमने मान लिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब 3 बिंदुओं से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सवाल में पूछा जाता है। इससे संबंधित फार्मूले हैं। तो अब वो फार्मूला आपको देखो कैसे याद रखना है। इस फार्मूले को कितने टाइप से लिखा जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। मतलब है एक ही लेकिन उसके लिखने का जो टाइप होता है वो अलग अलग है। तो आप समझिए कि आप कैसे याद करोगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला। इसी फार्मूले को किसी किताब में ऐसे भी मिलेगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये इस टाइप से भी मिलेगा। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे। दोस्तों आप चाहे तो इसमें से कोई सा भी फार्मूला एक याद कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय से आप अगर पहला वाला याद करो तो वो बेटर रहेगा। देखिए इसको याद करने की एक शॉर्ट तरीका भी है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे नंबर चल रहे हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कि 1 से लेके 3 तक की गिनती का एक चक्र चलता है। 1 2 3 और 3 से फिर 1 पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो पहले स्टार्ट करा है 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट कर दिया। देखो जब 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, जब 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 1 2, ऐसे चलता रहेगा। देखो 3 1 2, तो इसलिए इसे कह देते हैं शॉर्टकट में 123 माइनस 2, 123 231 312। इस टाइप से याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर x रहना है बस, अंदर तो ब्रैकेट के y y हैं। तो x1 और y2 y3, x2 तो y3 y1, यानी कि 2 है तो यहाँ 3 और 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। अंदर y रहेगा बाहर x रहेगा। तो ये याद करने की ट्रिक है।
एक तरीका तो, दो तरीके तो ये हो गए तुम्हारे पास फार्मूले, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई तरीका नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं, एक तरीका और है। उस तरीके से आपको क्या करना है, हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे आपको। देखिए त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये कोई सा फार्मूला नहीं लगा रहे वो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी तीन बिंदु दिए होंगे, जो भी तीन बिंदु दिए होंगे उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन पे हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए कैसे, जैसे सवाल आ जाए कि तीन बिंदु दे दिए, तीन बिंदु 2,3, 1,2 व -1, -2, ये तीन बिंदु हैं। इन तीन बिंदुओं से जाने वाले यानी कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/, अब हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, देखिए क्या तरीका है। पहला वाला बिंदु लिखो ऐसे करके, दूसरा वाला बिंदु इसके नीचे लिख दो, तीसरा वाला बिंदु भी इसके नीचे लिख दो, यानी कि तीनों बिंदुओं को हमने लिख दिया, ठीक है। ये बिना फार्मूले का तरीका है। इन तीनों बिंदुओं को हमने लिख दिया, उसके बाद जो पहला वाला था वो दोबारा और लिख दो, बस क्या करना है हमें, दोबारा और लिख दो। देखिए ये तरीका हम अपना कंपटीशन लेवल में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें 9 से 12th की बुक में करना है अपना, तो उसमें हमें यही लगाना पड़ेगा, ये लगा दो या ये लगा दो। लेकिन ये हमारा कंपटीशन में लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट निकाल लो, या कहीं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए, यानी कि मल्टीप्ली उसमें क्या बोलते हैं MCQ में आ जाए, केवल ऑप्शन वाला तरीका आ जाए कि ऑप्शन दिए हों कि इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर हमें फार्मूला जमा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले तीनों बिंदु लिखे हमने और उसके बाद हमने तीसरे वाले को पहले लिख दिया। अब इसके बाद ऐसे करके ये निशान लगा दीजिए इधर से, ठीक। अब इनकी गुणा कर दो, बस 2 दूनी 4 प्लस लगाओ, इसकी गुणा -2 लिखा, इसकी और इसकी गुणा -3 लिखा, ठीक। या ये मत लिखो, सीधा सीधा लिखो आप 4, ये आया -2, ये आया -3, इस तरीके से हमने लिख दिया पहले ब्रैकेट में। दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस लगा दो, वो माइनस लगाएंगे हम, पहले इधर की गुणा माइनस लगाएंगे, अब इधर की गुणा कर दो, इधर वाले से ऐसे करके, इधर वाले की ऐसे करके गुणा, पहले ऐसे गुणा लेंगे उसके बाद ऐसे गुणा लेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, तो 3 का ना 3, अब इसकी गुणा करी तो -2, इसकी -2 की 2 से करी तो -4, ये हो गया अपना तरीका। तो पहले इधर से गुणा लेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर इधर से गुणा लेंगे, ठीक, ये तरीका होता है। तो 1/2, 4 में से 2 घटा दो तो 2 बचेगा, और -3 तो कितना आ जाएगा, -2, ये माइनस ये वाला है, 4 और 2 6, -6 में से 3 घटा दो तो -3 बचेगा, तो वो +3 हो जाएगा। अब +3 और -1 तो कितना बचेगा, अंदर 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो ये 1 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ओके। तो किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, या तो आप सूत्र लगा दो या ये तरीका अपना लो, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका वो आपको आ गया। अब इसमें और क्या चीज़ बन सकती है, ये देखिए, 3 बिंदुओं से, अब 3 बिंदुओं से ये बनता है, प्रश्न ये दिया रहता है कि ये जो 3 बिंदु दिए हैं सिद्ध करो कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर ऐसे आ जाए कि सिद्ध करो कि तीनों बिंदु संरेख हैं, या ज्ञात करो कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं, तो अगर 3 बिंदु दिए हों और ये पूछा जाए कि बताइए ये संरेख है या नहीं, तो आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो इस तरीके से। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम लिख देते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अन्यथा संरेख नहीं है। सीधी सी बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो ये बिंदु संरेख होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, देखो, तीन बिंदु एक ही लाइन में होना,
इसको संरेख कहते हैं। अगर तीन बिंदु एक ही लाइन में हो तो आप उससे त्रिभुज बना नहीं सकते। तीन बिंदुओं से त्रिभुज तब बनता है जब वो संरेख ना हो। भले दो बिंदु एक लाइन में तो होंगे ही, त्रिभुज तभी बनेगा जब वो तीनों बिंदु एक लाइन में न हो। तो इसका मतलब अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे मतलब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, मतलब त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक, तो त्रिभुज का अगर तीन बिंदु संरेख के लिए आते हैं तो, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर प्रश्न में आ जाए एग्जाम में कि तीन बिंदु दे दिए और बताइए कि ये संरेख है या नहीं, तो दो तरीके होते हैं संरेख निकालने का। एक तरीका तो ये वाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है ये देखिए, ये तो आप पे आता ही है। दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, तीन बिंदु हमने यहाँ पे ले लिए कि ये तीन बिंदु हैं, संरेख हैं या नहीं इसकी जांच कीजिए। अब तीन बिंदुओं की संरेख की जांच कैसे करेंगे, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो तरीका हमने समझाई दिया पीछे, उससे तो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अगर 0 आ गया तो संरेख है अन्यथा नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है देखिए, एक बात ध्यान देना इसमें, जैसे ये दो बिंदु हैं ए और बी, हमने नाम रख दिया ए बी सी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी रेखा की प्रवणता। ए बी रेखा की प्रवणता। अब देखिए दो बिंदुओं की प्रवणता यानी कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इन दो बिंदु, कोई से भी दो लेंगे, पहले दोनों ले लो, तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता निकालने का तरीका हमने बता रखा है आपको पहले ही, क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये तरीका होता है। तो इसमें y2 का मान लगा दिया 4 माइनस y1 का मान लगा दिया 2, x2 माइनस x1 3 माइनस 1, 4 में से 2 गया 2, 2 बटे 2 1 आ गई। तो ए बी की प्रवणता हम इसे m1 कह देंगे। क्या कह देंगे हम इसे m1, यानी कि पहली रेखा की प्रवणता हमने निकाल दी। पहली रेखा की प्रवणता हमने निकाली, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी की निकाल दी, अब तुम निकाल दो बी सी की। अब किसकी प्रवणता निकालोगे, बी सी की, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी की प्रवणता। बी सी की प्रवणता यानी कि अब ये दोनों बिंदु लो, तो अब हम इसे कहेंगे x1 y1 और x2 y2। जब इनको लिए थे तो ये x1 y1 x2 y2, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 y2 फार्मूला वही है देखो, y2 यानी कि बाद वाला माइनस पहला वाला बटे बाद वाला माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस 3 माइनस के 4 माइनस के 7, माइनस के नीचे कितने हो गए 5 कैंसिल, तो 7 बटे 5, तो ये हमारा m2 का मान आ गया 7 बटे 5। अगर m1 m2 समान आएंगे तो समझ लीजिए कि ये रेखा, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि m1 समान नहीं है m2 के, इसलिए ये संरेख नहीं है, ये बिंदु संरेख नहीं है। तो बिंदु संरेख कब होंगे, जब ए बी की और बी सी की प्रवणता समान होगी। तो आपको हमने संरेख निकालने के दो तरीके बता दिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला और एक ये वाला। तो शायद आपको वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही आसान लगा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि बिना त्रिभुज के क्षेत्रफल के बताइए, यानी कि इस किसी दूसरे मेथड से पूछा जाए तो ये तरीका है। ठीक, अगर सवाल में ये बोल दिया जाए पर्टिकुलर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, किसी अन्य मेथड से बताइए कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं, तो आपको इस तरीके से बताना है। ठीक, इसके बाद और क्या क्या, इससे तीन बिंदु से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं बताइए। देखिए तीन बिंदु से क्या प्रश्न बनेंगे, जैसे ये तीन बिंदु संरेख नहीं है तो इनसे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, त्रिभुज तो बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये संरेख नहीं है, और जब ये संरेख नहीं है तो इससे त्रिभुज संभव है। और जब ये त्रिभुज बनेगा तो ये त्रिभुज की प्रकृति पूछेगा, तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति, ये हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस त्रिभुज से बने, मतलब इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज की प्रकृति पूछी है। तो इन तीन बिंदु से हमें एक त्रिभुज बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी
यानी कि वो समबाहु त्रिभुज होगा या विषम बाहु होगा, ठीक, या संधि बाहु होगा, ये बताना है। तो वो प्रकृति देखो, वैसे तो त्रिभुज की प्रकृति, आप त्रिभुज देखिए, अब एक टॉपिक आया है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, टोटल बिल्कुल डिटेल से, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे यही देखते हैं कि इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और त्रिभुज की प्रकृति पूछी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए तरीका आप जानते हैं, पीछे हमने बता दिया है कि ये जो है इसका नाम रख लिया हमने ए, इसका नाम बी और इसका नाम हमने सी रखा। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी। मान लीजिए ये इस टाइप से ए, ये बी और ये सी। तो ये 3 क्या दे रखे हैं, हमारे बिंदु दिए हुए हैं। इन 3 बिंदुओं से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा की लंबाई निकाल लेंगे, ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और ए बी की लंबाई यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ए के और बी के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा। जब हम इसे x1 माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 का वर्ग 9, 3 में से 2 गया 1, अंडर रूट 10 मात्रक आ गया। तो पहले हमने ए बी निकाल दिया। अब इसी प्रकार हम बी सी निकाल देंगे। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी, अब देखिए बी और सी के बीच की दूरी क्या है हमारी, बी बिंदु और सी बिंदु ले लो। अब ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, ठीक। तो x1 y1 x2 y2 लगाइए मान। तो x1 माइनस x2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट -3 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस के 4, -4 का वर्ग कर दिया प्लस का 16, ये माइनस का 2 बचेगा, -2 का वर्ग तो प्लस का 4 आएगा, यानी कि ये आ गया 20। और 20 को हम क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 का जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया। ये हमारी BC की लंबाई निकल के आ गई। उसके बाद हम AB हमने निकाल ली, BC निकाल दी, अब CA निकाल दो। अब हम क्या निकालेंगे, C और A, फिर यहाँ से लिखेंगे CA बराबर अंडर रूट, अब देखो CA का ये पहला ले लो, इसका पहला ले लो, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग 1 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 का वर्ग 1 आ गया, बराबर में अंडर रूट 2 मात्रक आ गई। तो इससे हमारे पास तीनों की लंबाई निकल के आ गई, ए बी की, बी सी की और सी ए की। तीनों की लंबाई अगर समान आएगी, यानी कि तीनों बराबर होती, तो हम उसे क्या कहते, समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों अलग अलग आई हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु। चूंकि ए बी का मान, बी सी का मान, सी ए का मान सारे बराबर नहीं है, मतलब सब अलग अलग आए हैं, तो इससे पता चलता है कि यह विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये, विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर समान आती, अगर तीनों समान आएंगी तो समबाहु, अगर कोई 2 समान आ जाएंगी तो संधिबाहु। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है। तो त्रिभुज की प्रकृति निकालने के लिए आ सकता है। त्रिभुज का बिंदु संरेख निकालने के लिए ये हमने बता दिया आपको। तो त्रिभुज से संबंधित, रेखा से संबंधित सारे फैक्ट्स हमने आपको समझा दिए। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आप हमें इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर आपका कोई भी प्रश्न, आपके किसी भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। और जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाली वीडियो में जो भी है वो हम इसमें त्रिभुज के बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।